Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum guys. This is your host Alisa Shiraz and you are watching Literary Birds. So guys, in today's video I'll be discussing about previous papers of literary criticism, which is the fourth paper of Masters in English Literature Part 2. So this is the paper of 2018. I have 2018, 19, 15, 17 and 16. So this is the first question. Aristotle redefines poetry not as an imitation of some ideal reality, but a more creative endeavor to improve upon different forms of reality, prove or refute the statement. अच्छा, इसमें आपसे वो पूछ रहा है कि एरिस्टोटल ने जो रिड्रेस किया है पोइट्री को, रीडिफाइन किया है उसको, यानी एज एन इमिटेशन, तो उसको ऑफ सम आइडियल रियलिटी, ठीक है, उसने बताया है, आपको सुपीरियर बताया है ना बाकी चीज़ों से। फिर वो कहता है बट अ मोर क्रिएटिव एंडेवर्स, फिर उसने कहा है कि मोर क्रिएटिव है, सिर्फ फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री जैसा है नहीं, बल्कि उनसे सुपीरियर उसने बताया उसको, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी आप, यानी उसने जिस तरह भी एड्रेस किया है पोइट्री को, जितने भी उसने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, आप उसको ग्रेजुअली कवर कर सकते हो इस पूरे क्वेश्चन में। प्रूव और रिफ्यूट द आंसर द स्टेटमेंट, ये अपने जहन में रखिए कि आपको बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस नहीं करना अपने एग्जामिनर के साथ, ठीक है। अपने पेपर में कोई भी ऐसी चीज़ आपको डिस्कस नहीं करनी जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में हो, तो आप अपना हमेशा पॉजिटिव रखिए आंसर, उसी से आपको नंबर मिलते हैं। सेकंड पे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द ट्रैजिक हीरो मस्ट बी एन इंटरमीडिएट काइंड ऑफ अ पर्सन, अ मैन नॉट प्री एमिनेंटली जस्ट एंड विशुअस, whose misfortune however is brought upon him not by voice or a depravity but by some error of judgment। आपको पता है कि ट्रैजिक हीरो जो है उसमें सब आ जाएगा, हमाटिया, पैरिपिटिया, इग्नोसिस वगैरह, जितनी भी, यानी एक ट्रैजिक हीरो जो है उसे नॉबल होना चाहिए, और जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने इसके अंदर एलाबोरेट करनी है। लेकिन आपको बताना है कि एक जो है प्रॉपर जो है, मैं बहुत मुश्किल से वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी आयशा के रोने की, लेकिन क्योंकि प्रॉमिस था आप लोगों से तो मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। तो मैं आपको ये ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको सारा जो ट्रैजिक हीरो का जो कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल वो आपको डिस्कस करना है। थर्ड पे हम आ जाते हैं। नेचर्स वर्ल्ड इज ब्रेजन ओनली अ पोएट क्रिएट्स अ गोल्डन वन, ये सिडनी का जो है स्टेटमेंट फ्रॉम एन अपॉलजी फॉर पोइट्री और रिड्रेस ऑफ पोइट्री। तो इसमें यानी उसने बताया है कि नेचर जो है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, वो अगली है, इनकम्प्लीट है, और उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंट है। ये पोइट ही है जो अपनी इमेजिनेटिव पावर से और अपने क्रिएटिव प्रोसेस से एक जो नेचर है उसके अंदर जो खामियां होती हैं उनको भी ऐसे तरीके से पेश करता है कि दूसरा इंसान जो है उसको इसमें कोई कमी नज़र ना आए। यानी जो पोइट है वो अपने क्रिएटिव प्रोसेस के ज़रिए उसके अंदर जो क्रिएटिव एबिलिटी है उसको यूज़ कर कर नेचर को ज़्यादा अच्छे तरीके से इस काबिल बनाता है कि वो आपको ज़्यादा इन्हांस और फैसिनेट कर सके। फोर्थ पे आ जाता है। डिस्कस इलियट्स आइडिया थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी इन पोइट्री, हाउ इज़ इट रेलिवेंट टू सम ऑफ द मॉडर्न पोइटिक्स टेक्स्ट दैट यू हैव रीड। अब ये जो है इसमें तो कुछ क्वेश्चन थोड़े से क्रिटिकल, यानी थोड़े से ट्रिकी आ जाते हैं जिसको आपको हैंडल करना पड़ता है, लेकिन जो कुछ बच्चे होते हैं जो एज इट इज़ ऐसे ही उतार देते हैं। अब ये जो यानी करंट नोट्स में भी इसका क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी इन पोइट्री, ठीक है, ये इसको दो तरह से उसने रिवीजन की थी ना इसकी, तो पहले हिस्से में ये आ जाता है, ठीक है। आपने इसको साथ साथ इसके साथ एलाबोरेट करना है। फिर वो कहता है हाउ इज़ इट रेलिवेंट टू सम ऑफ द मॉडर्न पोइटिक्स टेक्स्ट दैट यू हैव रीड, यानी इसको अब आपको कॉरिलेट करना है दूसरे जितने भी आपके सिलेबस के अंदर, जैसे एरिस्टोटल है, सिडनी है, और कैथरीन विल्से है, रामन विलियम है, उसके साथ आपको यानी उनके अकॉर्डिंगली कॉरिलेट करके आपको इस क्वेश्चन को जो इसका हाफ पार्ट है उसके साथ उसको आपको बताना है। फिफ्थ पे आ जाता है। मॉडर्न ट्रेजेडी इज़ नॉट व्हाट हैपन्स टू द हीरो बट व्हाट हैपन्स थ्रू हिम, ये बहुत ही ज़बरदस्त लाइन है। क्लासिकल ट्रेजेडीज़ में आपको क्या दिखाया जाता था, ये बताया जाता था कि यानी पूरी स्टोरी जो थी वो किसके रिवॉल्व अराउंड होती थी, यानी जो आपका हीरो होता था, ट्रैजिक हीरो, उसके इर्द गिर्द घूमती थी। जबकि मॉडर्न ट्रेजेडी में उसने बताया व्हाट हैपन्स थ्रू हिम, उससे जो गलतियाँ हुई हैं वो किस वजह से हुई हैं, ड्यू टू द करप्ट सोसाइटी की वजह से। जितने भी अप्स एंड डाउन्स थे, कोई भी इंसान बुरा होता नहीं है, उसको हालात बुरे बना देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने इसके अंदर डिस्कस करनी है, एलाबोरेट विद रेफरेंस टू रामन विलियम बुक मॉडर्न ट्रेजेडी।
फिर आ जाता है 6 पे क्वेश्चन, डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ बेल्से एज अ क्रिटिक। ये आप चाहो तो करंट नोट्स में से भी देख सकते हो, उसमें अगर नहीं है तो आप इसको गूगल पे जाकर सर्च करो कैथरीन बेल्से एज अ क्रिटिक, तो उस पर आपको एक ब्रीफ मैनर में क्वेश्चन इसका आंसर मिल जाएगा। अब आ जाता है जी 2017 का। इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 7 कैरेक्टरिस्टिक्स एरिस्टोटल यूज्ड टू डिफाइन ट्रेजेडी इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में अच्छा इसके बारे में मैं आपको ये 2 बातें बता दूं कि जो ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उसमें और 7 कैरेक्टरिस्टिक्स में देयर इज़ अ बिग डिफरेंस। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है, जिस तरह प्लॉट, कैरेक्टर्स, डिक्शन, थॉट्स, सॉन्ग्स और स्पेक्टेकल्स एंड यानी ये जो है, और तीसरा वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें बच्चे कन्फ्यूजन हो जाती है कि यानी इसमें हमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स डालने हैं या एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी डालने हैं, तो वो डिफरेंट है। जब 7 कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा तो वो क्या है, सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। इट इज़ मिमेटिक, इट इज़ सीरियस, इट टेल्स अ स्टोरी ऑफ एन अप्रोप्रिएट लैंड, इट कॉन्टेन्स राइम एंड हार्मनी, और राइम एंड हार्मनी occurs in different parts of tragedy। ये 5th था। 6 पे आ जाता है, इट इज़ परफॉर्म्ड rather than narrated। 7 पे आ जाता है, इट arouses the feeling of pity and fear and then purges these feelings through catharsis। इसमें ये 7 एलिमेंट्स हैं, अगर ये आ जाते हैं तो आप एक एक के ऊपर एक एक पेज लिखकर अपने इजीली 7 पेजेस जो है उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ आपको अपने जहन में पहली जो यानी ये जो 7 हैं इनको क्रोनोलॉजिकल मैनर में आपको कवर कर देना, आपका क्वेश्चन जो है ड्रॉप हो जाएगा। सेकंड पे आ जाता है, डिस्कस द नैरेटिव स्टाइल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सिडनी एन अपॉलजी फॉर पोइट्री। एन अपॉलजी फॉर पोइट्री में किस तरह उसने इसको यानी नरेट किया है, अपने पूरे जो जितनी भी उसने एड्रेस किया है पोइट्री को, उसका स्टाइल और उसने जिस स्ट्रक्चर से इसको किया है, आप उसको ग्रेजुअली लिख सकते हो कि यानी पहला टॉपिक उसका क्या था, दूसरा, तीसरा, चौथा, किस तरह उसने अपना यानी कहाँ से उसने शुरू किया और कहाँ पर उसने अपनी बात को ख़त्म किया, उसकी हिमायत करते हुए वो आपको इसको अच्छे से एलाबोरेट करना है। थर्ड में आ जाता है, विच क्रिटिकल स्कूल्स अकॉर्डिंग टू बेस्ले हैव बीन सक्सेसफुल इन चैलेंजिंग द एक्सप्रेसिव रियलिस्ट पोजीशन। अब इसमें स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में जो भी है, 3 ही क्वेश्चन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तीनों मैंने कवर करवाए हुए हैं। एक बहुत लेंथी क्वेश्चन है जो कि तकरीबन 1 घंटा 13 मिनट का है, वो भी मैंने पूरी जो है तकरीबन वीडियोस पे भी बनाई हुई है। तो ये 3 ही सिर्फ इसके लेक्चर्स हैं, अगर आप चाहो तो आपका कैथरीन बेल्से आज ही कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, और फोर्थ पे आ जाता है, फॉर टी.एस. एलियट व्हाट इज़ द वैल्यू एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रेडिशन, व्हाई इज़ इट यूज़फुल। टी.एस. एलियट का ये कहना था कि जो हिस्ट्री है वो यानी जो ट्रेडिशंस हैं, ठीक है, जो बैक पे हमारी ट्रेडिशन हैं, जो भी हमारे यानी एंसेस्टर्स हैं और जो भी यानी जो डेड पोइट्स हैं जिनका बड़ा ही ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस है आने वाली नस्लों पे, तो उनको भी आपको पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि आप अपने अंदर एक इंडिविजुअली एक कुछ ऐसा लिख दो और आपको भाई मैं ही सबसे ज़्यादा भड़के हूँ। आपका कभी भी काम उतना ज़बरदस्त वर्क नहीं करता जब तक कि आपने अपने प्रीवियस राइटर्स को पढ़ा हुआ ना हो। तो उनकी ये बात है कि जब आप ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट पढ़ते हो तो उसमें आपको पता लगता है कि ट्रेडिशंस का कितना इन्फ्लुएंस रहता है आने वाले राइटर्स पर और कितनी उनको नॉलेज मिलती है, कितना उनको सीखने को मिलता है। और यही टी.एस. एलियट का कहना था कि बेशक आप अपने कामों को आगे बढ़ाओ, लेकिन तब तक आपके काम में वो स्ट्रेंथ नहीं हो सकती जब तक आपने अपने डेड पोइट्स को ना पढ़ा हुआ हो। फिफ्थ पे आ जाता है, क्रिटिकली एनालाइज सम ऑफ द मेजर आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड इन विलियम मॉडर्न ट्रेजेडी। मॉडर्न ट्रेजेडी में जो मेजर आर्ग्यूमेंट्स हैं, ये सीधा क्वेश्चन है, ये आपको भी समझ आ ही जाएगा, इसको आपने डिस्कस करना है। 6 पे आ जाता है, डिस्कस इन डिटेल सम ऑफ द बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, गिव सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। अब यानी ये जो कुछ क्वेश्चंस कई दफ़ा आ जाते हैं ऐसे कि जो आपके यानी रिलेट तो करते हैं आपके बिल्कुल जो भी आपका सिलेबस है उससे, लेकिन आपने इसको अपने तरीके से हैंडल करना होता है, ठीक है। उन्होंने क्रिटिसिज्म के बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स आपसे मांगे हैं, खूबियाँ और खामियाँ, ठीक है। उनको आप यानी इन सब को कवर करते हुए जितने भी क्रिटिक्स आपने पढ़े उन सबको कवर करते हुए आप अपनी राय का इज़हार कर सकते हो। जो नेक्स्ट आपको पता है वो जो पोइम का एनालिसिस है वो है, तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट विच इज़ 2016। 2016 में पहला है हमारे पास, व्हाट आर द मेजर फीचर्स ऑफ एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट एंड पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, मेजर कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपको इसमें डिफ़ाइन करने हैं जिसमें सारे आ जाते हैं जो भी आप लोगों ने इसमें पढ़े हैं, जितने भी मेजर उसने यानी जितने भी फीचर्स हैं उसके, जैसे ट्रेजेडी है, एपिक है,
और कॉमेडी पे डिस्कशन है और यानी इमिटेशन पे डिस्कशन है। जितने भी उसने कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर एलाबोरेट किए हैं आपको उसको साथ साथ उसके अंदर अपने पेपर के अंदर डिफाइन करना है। आगे आ जाता है सिडनीज अपॉलजी फॉर पोएट्री इज़ अ वर्क विच हैज़ राइटली बीन वैल्यूड एज वन ऑफ द आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेज इन इंग्लिश क्रिटिसिज्म एंड वन which inaugurated a new phase in the history of criticism. What is your opinion? Explain with arguments. अब 16th सेंचुरी में ऐसा हुआ था कि जो यानी पोइट्री का जो इन्फ्लुएंस था वो ख़त्म हो गया था लोगों के ऊपर से, और इसको यानी दोबारा रीडिफाइन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आई। और ये जो एन अपॉलजी फॉर पोइट्री है इसके ज़रिए तो एन अपॉलजी फॉर पोइट्री के ज़रिए फ़िलिप सिडनी ने इसको रीडिफ़ाइन किया दोबारा से और उनको एहसास दिलाया कि आप जो है पोइट्री का जो इन्फ्लुएंस है इस तरह ख़त्म नहीं कर सकते। ये जो है ये हिस्ट्री से भी ऊपर है, फ़िलासफ़ी से भी ऊपर है। और यानी इसीलिए जो है रोमन एम्पायर और जो वेस्टर्न लिटरेचर है उसमें पॉलिटिक्स का भी बड़ा अहम किरदार रहा है, क्योंकि उसमें भी पोइट्री की अहमियत को उजागर करवाया गया। अब देखते हैं थर्ड पे आ जाता है, ये सीधा सीधा टी.एस. एलियट का क्वेश्चन है जो कि आपकी करंट नोट्स में भी इजीली अवेलेबल है। इट इज़ नॉट द ग्रेटनेस, द इंटेंसिटी ऑफ इमोशन, द कंपोनेंट्स बट द इंटेंसिटी ऑफ द आर्टिस्ट प्रोसेस, द प्रेशर सो टू स्पीक under which the fusion takes place that counts. Explain the statement in the light of T.S. Eliot's tradition and individual talent. ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम ना ज़ाया करते हुए मुझे आपको फटाफट ये वीडियो आप तक पहुंचानी है। तो ये भी करंट नोट्स में एक पूरा इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया है, आपको बताना है। यानी सीधा सीधा ये ट्रेडिशनल इंडिविजुअल टैलेंट पर डिस्कशन है जो कि इस क्वेश्चन में आपसे तरोड़ मरोड़ के पूछी गई है। आगे फोर्थ पे आ जाता है, इवेल्यूएट बिस्लेज वर्क क्रिटिकल प्रैक्टिस एज अ क्रिटिक क्रिटिकल यानी टी.एस. एलियट का भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कैथरीन बिल्से का भी, क्योंकि ये अगर आते हैं किसी का एज अ क्रिटिक पूछा जाता है तो टी.एस. एलियट का पूछा जाता है, क्योंकि वो ग्रेट क्रिटिक रह चुके हैं। उनको लेमन स्क्विजिंग क्रिटिक भी कहा जाता है। तो इन दोनों का अगर एज ए क्रिटिक आपको कोई क्वेश्चन प्रिपेयर करना है तो इन दोनों का मस्ट कीजिएगा। आगे फिफ्थ पे आ जाता है, व्हाट आर रेमन विलियम व्यूज़ रिगार्डिंग कल्चर एंड ट्रेजेडी। रेमन विलियम के सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। या तो कल्चर एंड ट्रेजेडी पे आ जाएगा, और पीछे भी अभी मैंने आपको बताया था रेमन विलियम का क्या था, मॉडर्न ट्रेजेडी, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। तो 2-3 क्वेश्चन रेमन विलियम के भी तैयार कर लीजिए, इसमें से इंशाल्लाह ज़रूर आ जाएगा। और डिस्कस इन डिटेल। आगे 6 पे आ जाता है, क्रिटिसिज्म इज़ एन एफर्ट। देखें क्रिटिसिज्म पे वो आपको क्वेश्चन कर रहा है, उसने 2018 में भी किया, 2017 में भी पूछा है। क्रिटिसिज्म एज एन एफर्ट टू सी थिंग्स एज दे आर विदाउट partiality without obtrusion of personal liking or disliking. What is your opinion? Sorry guys, it is a bit removed from my page, so that's why I'm a bit confused of reading this particular question. So अब वो आपसे इसमें पूछ रहा है कि आप यानी इसको लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो। क्रिटिसिज्म की जो एफर्ट्स हैं, उनका जो वर्क है, उसका आप यानी उसको किस तरह डिफ़ाइन करोगे अपने ओपिनियन में। और फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, क्रिटिकल एग्जामिन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट विच विल बी गिवन टू यू। आगे आ जाता है 2015 का, लेट्स मी रीड, यस दिस वन, यस। फर्स्ट पे है, क्रिटिकली एनालाइज एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रैजिक हीरो। ट्रैजिक हीरो का आपको पता है हमार्टिया, जो मैंने भी आपको पीछे बताया, जो भी जितना भी इसको अच्छे तरीके से एलैबोरेट कर सको आपने कर देना है। एकदम से आपने हमार्टिया पैरापिटिया से नहीं शुरू कर देना, आपने सबसे पहले बताना है कि ट्रैजिक हीरो नोबल होना चाहिए, उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, उसको गुड होना चाहिए, उसको एक प्रॉपर वे में आपको यानी ऐसे बिल्कुल उसकी ड्राइंग करनी है जिस तरह इस क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है कि आप पेंसिल पकड़ के ड्राइंग शुरू कर दो, यानी उसके मेजर फीचर्स जो है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको आपको कवर करना है। फिर आपको बताना है कि किस तरह एक ट्रैजिक फ्लो जो होता है उसकी रिवर्सल ऑफ सिचुएशन बनती है, और फिर जो है उसके साथ उससे एक गलती सरजद होती है, फिर वो उसका खमियाजा भुगतता है, फिर उस पर उसकी डिस्कवरी होती है कि हाँ उसने गलत किया था। ये सारी चीज़ें जो हैं, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि उस कैरेक्टर के थ्रू आपको आपका ऑडियंस का कैथारसिस करवाया जाता है। आ जाता है सेकंड पे, हाउ फॉर वुड यू एग्री दैट इन मॉरल डॉक्ट्राइन ऑल्सो द पोएट surpasses the historian as well as the philosopher. Discuss in the light of Sidney's An Apology for Poetry. According to Sidney, how
पोइट्री इज़ सुपीरियर दैन हिस्ट्री एंड फ़िलासफ़ी, ठीक है। हिस्ट्री और फ़िलासफ़ी से कैसे ऊपर है? क्योंकि वो कहता है कि हिस्ट्री तो सिर्फ हम लोगों को बताती है कि क्या हो चुका था, बट पोइट्री टेल्स अस दैट व्हाट आउट टू बी। और ये आपने इसमें बताना है, अच्छे तरीके से एलैबोरेट करना है, आपको बताना है कि किस तरह जो हिस्ट्री है वो सिर्फ आपको बताती है, यानी लॉजिकल वे में आपको समझा तो देती है, लेकिन फ़िलासफ़ी समझने के लिए भी तो इंटेलेक्चुअल होना पड़ता है ना। हर आम इंसान को फ़िलासफ़ी समझ तो नहीं आ जाती। तो पोइट जो है, पोइट अपनी आसान ज़ुबान यूज़ करके या अपनी ऐसे राइम स्कीम यूज़ करके किसी भी तरह एक स्टोरी की शक्ल में, एक सॉन्ग की शक्ल में, किसी भी तरह पोइट्री आपको बड़े बड़े वाक़यात समझा भी देती है, बता भी देती है, और आपको लॉजिकली उसको मनवाने पे मजबूर भी कर देती है। तो ये एबिलिटी जो पोइट्री में है वो ना हिस्ट्री में है, ना ही फ़िलासफ़ी में है। आगे आ जाता है थर्ड पे, Is it justified to call Eliot's as a tradition and individual talent a manifesto of Eliot's criticism? अभी ये मैं करंट नोट्स में पढ़ रही थी आप लोगों के लिए, ये वीडियो के लिए ही, तो आप ये नोट डाउन कर लो। 184 पेज नंबर है, ठीक है। इस यहाँ से आप लोगों का इसमें काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ज़रूर कवर कीजिएगा। इसको मॉडिफाई करके ही एग्जामिनर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देगा। आगे कौन सा है? यस, फोर्थ पे, व्हाट अकॉर्डिंग टू रेमंड विलियम आर द डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ सेक्युलर ट्रेजेडी। सेक्युलर ट्रेजेडी पे भी आप लोगों का एक पूरा क्वेश्चन है जो कि आपको करंट नोट से मिल जाएगा। अब देख लेते हैं 2019 के क्वेश्चन को, सॉरी पेपर को। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजेडी ब्रॉट अबाउट एरिस्टोटल। ये सेम वही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आप लोगों को 2018 के पेपर में बताए हैं। आगे आ जाता है सेकंड पे, एन एपॉलजी फॉर पोएट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ अ लिटरेरी थ्योरिटन इन इंग्लिश ड्यूरिंग द रेनेसेंस डिस्कस। ये रेनेसेंस पीरियड में, ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि जब पोइट्री की जो अहमियत थी वो ख़त्म हो रही थी, तो फिर एन एपॉलजी फॉर पोइट्री बाय फिलिप सिडनी को इसकी अहमियत को दोबारा से उजागर करवाया गया, बताया गया लोगों को कि जिस तरह वो समझ रहे हैं कि पोइट्री एक यूज़लेस आर्ट है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये आर्ट जो है ये पर्पस है, ये टीच करता है और डिलाइट करता है, ना ही सिर्फ ये हिस्ट्री और फिलॉसफी से बढ़तर है, बल्कि ये अपने अंदर उन दोनों को समोने की अहमियत रखता है। यानी आप फिलॉसफी से पोइट्री के बारे में नहीं बता सकते, ठीक है। आप हिस्ट्री के साथ साथ पोइट्री को डिफ़ाइन नहीं कर सकते, लेकिन पोइट्री के अंदर ये कैपेबिलिटी है, ये एबिलिटी है कि वो आपको फ़िलॉसफी भी समझा सके और हिस्ट्री भी समझा सके। आगे आ जाता है थर्ड पे, क्रिटिसिज्म इज़ डिसइंटरेस्टेड एंडेवर टू लर्न एंड प्रोपेगेट द बेस्ट दैट इज़ नोन एंड थॉट इन द वर्ल्ड। ये भी आपको खुद इसे यानी इस क्वेश्चन को अडॉप्ट करना है। मैं कहती हूँ कि अगर आप यानी इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते तो आप कभी भी इस तरह के क्वेश्चन अडॉप्ट ना कीजिए जिनके बारे में आपको इतना नहीं पता। आगे फोर्थ पे आ जाता है, अकॉर्डिंग टू इलियट ट्रेडिशन इज़ अ लिविंग कल्चर विच इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम द पास्ट एंड ऑल्सो हैज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन फॉर्मिंग द प्रेजेंट। ये टी.एस. एलियट का एक क्वेश्चन लाजमी आप कीजिए तैयार, जिसमें ट्रेडिशनल और इंडिविजुअल टैलेंट के बारे में आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि हमारी जो बुनियादें हैं, एक नया जो भी एक नया पोइट है, नया आर्टिस्ट है, जब तक कि उसको अपने पिछले यानी उसने डेड पोइट्स को नहीं पढ़ा होगा, उसको नहीं पता होगा कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, किन किन चीज़ों से ज़्यादा आप अपने काम को ऑथेंटिक बना सकते हो और फैसिनेट कर सकते हो दूसरों को, तब तक आप एक अच्छे पोइट या राइटर नहीं बन सकते। तो यही टी.एस. एलियट का कहना था कि एक इंडिविजुअल को हमेशा अपनी बुनियादों से जुड़े रहना चाहिए, अपनी ट्रेडिशंस को फॉलो करना चाहिए। जब वो उन ट्रेडिशंस को फॉलो करके एक नया आर्ट क्रिएट करता है तो उसकी मिसाल जो है नहीं मिलती। तो यानी एक अच्छा जो है जो आर्टिस्ट वही होता है जो अपनी बेस को लेकर साथ चलता है। आगे आ जाता है फिफ्थ पे, यस, देयर इज़ नो जस्टिस एंड नो एक्सटर्नल लॉ बट देयर इज़ हर्ट एंड रिवेंज, एक्सपोजर एंड हेट्रेड एज सिंपली ह्यूमन स्ट्रगल, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू रेमंड विलियम कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी। इसमें जो उनका कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी था, इसको जिस तरह हम लोगों ने एरिस्टोटल का पढ़ा है, इसी तरह जो है रेमंड विलियम का बिल्कुल यानी उससे कुछ डिफरेंट है, ठीक है। तो आपने ये सारी यानी जो है डिफरेंसेस के अंदर इलैबोरेट कर देने हैं। 6 पे आ जाता है, व्हाट आर दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ले क्रिटिसिज्म व्हिच मेक हर अ ग्रेट क्रिटिक इन द मॉडर्न टाइम्स। मैंने आपको बताया क्रिटिक के 2 क्वेश्चन ज़रूर तैयार कीजिए, इलियट एज ए क्रिटिक और कैथरीन बिल्से एज ए क्रिटिक, क्योंकि इन दोनों में से हो सकता है कि कोई आ जाए। तो कैथरीन बिल्से और टी.एस. एलियट का लाजमी क्वेश्चन एज ए क्रिटिक तैयार कीजिए, सीधा सीधा आ जाएगा या थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के दे दिया जाएगा, लेकिन होगा यही क्वेश्चन। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।